उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून के साइड इफेक्ट की। तो पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड में चैंतुल कोट के पास पहाड़ों से पत्थर की बरसात हुई है। ये देखें, लैंडस्लाइड के कारण बॉर्डर का हाईवे भी बंद हो गया है। पहाड़ी से दर के विशालकाय बोल्डर सीधे काली नदी में जा गिरे। इसी हाईवे से आदि कैलाश यात्री भी आवाजाही करते हैं, लेकिन हाईवे बंद होने से उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसी हाईवे से बॉर्डर की व्यास और दारमा घाटी को रास्ता जाता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली मिलम रोड में पहाड़ी भरभरा कर गिरी है। यहां पहाड़ों से पत्थरों की अचानक बरसात होने लग गई। थापा के पास भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से आवाजाही पूरी तरह बंद है। बॉर्डर की रोड बंद होने के कारण दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गई हैं। बीआरओ के इस रोड के जरिए जहां बॉर्डर सुरक्षा बल बॉर्डर पर पहुंचते हैं, वहीं कई गाँवों की भी ये लाइफलाइन है। कालसी चकराता रोड पर पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है। इसकी वजह से कई घंटे तक आवाजाही रुकी रही है। यात्री फंस गए। इसके बाद शाम को पीडब्ल्यूडी की टीम ने 2 जेसीबी मशीनों की मदद से रोड को खोला है और फिर से ट्रैफिक को शुरू किया है। बागेश्वर के कपकोट में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। यहां पर दुगम गांव के पास 2 लोग पहाड़ी से गिरते पत्थर और बोल्डर की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए हैं, चोटें आई हैं। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने इलाके में पुलिस तैनात करने की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हल्द्वानी में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां फायर ब्रिगेड स्टेशन के पीछे एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। दुर्घटना में एक नवजात बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार उधम सिंह नगर के किच्छा के रहने वाले थे और सुशीला तिवारी अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद वापस घर को लौट रहे थे। इस दौरान कार नहर में पलट गई और पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार को बाद में स्थानीय लोगों की मदद से नहर से बाहर निकाला गया है। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर रसियाबड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। बीती रात एक कंटेनर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसके ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को कंटेनर का केबिन काटकर शव को निकालना पड़ा। हादसा श्यामपुर थाना क्षेत्र के रसियाबड़ में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास सर्विस लेन पर हुआ है। सर्विस लेन संकरी होने के कारण दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीधे टक्कर हुई थी और ये टक्कर ऐसे स्थान पर हुई है कि जहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा है, काफ़ी सकरा एरिया, जिससे कि दोनों रोड के वाहन रुक गए थे, जाम लग गया था। अब उनको जाकर दोनों ट्रकों को वहाँ से काफ़ी पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने जाकर मौके पर उनको अलग अलग किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर। यहाँ चूना भट्टा कबाड़ी मार्केट में एसी में धमाका हो गया है। एसी का कंप्रेसर फटने से दुकानदार की मौत हो गई। 34 साल का इरशाद अहमद हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इरशाद की मौत हो गई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे नदियां पूरी तरह रौद्र रूप में बह रही हैं और धौली नदी और अलकनंदा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में जहां ब्रह्मकपाल, नारद कुंड और तप्तकुंड क्षेत्र में अलकनंदा नदी का बहाव पहुंच रहा है, वहीं पर प्रयाग स्थलों में भी नदियों का जलस्तर धीरे धीरे पहुंचने लग गया है। मानसून की बारिश और नदी की वजह से हल्द्वानी के एक गांव का संपर्क देश दुनिया से कट चुका है। इतना ही नहीं, नदी को पार करने के लिए गांव के लोग प्राइवेट ट्रॉली के सहारे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। देखिए, यह है हल्द्वानी शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भीमताल ब्लॉक का दानी जाला गांव। मानसून की बारिश के बीच इस गांव के लोग मुसीबत में।
गोरखा फौजियों के इस गांव में रहने वाले 73 साल के बुजुर्ग देवेंद्र जंग अचानक बीमार हो गए, लेकिन गांव और अस्पताल के बीच बह रही इस गौला नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। लिहाजा ग्रामीणों ने मिलकर नदी के ऊपर एक प्राइवेट ट्रॉली लगाई है, जिससे बरसात के दिनों में ग्रामीण इस नदी को पार करते हैं। बुजुर्ग देवेंद्र जंग तो महज एक उदाहरण है, इनकी कई पीढ़ियां इस परेशानी से दो चार हो चुकी है। मेरे फादर की अभी अचानक तबीयत खराब हो रखी है, तो लेकिन आने की जो दिक्कत है वो नदी है ये, क्योंकि यहाँ पर साधन ऐसा नहीं है कि हम आसानी से उनको ला सके। तो अगर पुल होती तो दिक्कत नहीं होती उनको, और बहुत परेशानी हो रही है उनको लाने में। यहाँ पे ट्रॉली से ही लाएंगे और यही साधन है, और ये कितने साल से ऐसे ही टल रहा है कि देखिए आप पेड़ भी देखिए ना, बहुत कच्ची है, केवल टेम्परेरी टाइप से, और डर हमेशा बना हुआ है हमारा यहाँ पे। दानीजाला गांव में रहने वाले लोगों के लिए बरसात के 3 महीने बेहद परेशान करने वाले और चुनौतीपूर्ण होते हैं। खासकर बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इस खतरनाक बहती नदी को पार करना चुनौतीपूर्ण होता है, और इस समस्या से लड़ते लड़ते ग्रामीण भी अब थक गए। कितनी मुसीबत है, और जहाँ ये एक हैंडमेड ट्रॉली है, ये गाँव वालों ने अपने पैसों से खरीद के लगाई है, कोई सरकार ने कुछ नहीं कर रखा है इसमें। और वो भी जहाँ बांध रखा है उसमें ये पेड़ सूख चुके हैं, कभी भी गिर सकता है ये पेड़, और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो अब इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? उफनती गौला नदी को पार करने के लिए गांव के लोग ट्रॉली के सहारे हैं, लेकिन लोगों को डर है कि ट्रॉली से नदी पार करते वक्त कभी भी हादसा हो सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के मंडल घाटी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है पाइपलाइन अचानक से फट गई है और तेजी से पानी बहना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अमृत पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन जिला मुख्यालय गोपेश्वर की तरफ आ रही है, लेकिन पहाड़ों में हुई तेज बारिश से पाइपलाइन में काफ़ी तेजी के साथ पानी का बहाव देख सकते हैं आप। न्यूज़ 18 को चमोली के जिला आपदा प्रबंधन ने बताया ये वीडियो 1-2 दिन पुराना है, लेकिन इस पाइपलाइन को ठीक किया जा चुका है। अब आपको दिखाते हैं हैरान करने वाली तस्वीर, जो कि यमुनोत्री धाम से आई है। यहाँ यमुनोत्री पैदल रूट पर पैदल यात्रियों का जाम लग गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग के स्थान 9 कैची के पास लैंडस्लाइड हो गया है, लेकिन इसी बीच बड़ी संख्या में यात्री यमुनोत्री धाम पहुंच गए थे। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ यात्रा में देखने को मिल रही है। उधर लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को पहले रोक दिया गया था, उसके बाद अब धीरे धीरे यात्रियों को धाम के लिए भेजा जा रहा है, जिस वजह से जान की चट्टी में भीड़ लग गई है। उधर यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह यात्री वाहन रोके गए हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए अलग अलग स्थान पर पुलिस, SDRF, NDRF की टीमें, स्वास्थ्य विभाग, PWD के वॉचर तैनात किए गए हैं। रुद्रपुर के पहाड़गंज में सरकारी जमीन पर बनाई जा रही अवैध मस्जिद को प्रशासन की टीम ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि CM पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कहा था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार मस्जिद बना रहे आयुष अंसारी के कागज मांगे गए थे और वो दिखा नहीं पाए। मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, जहां सरकारी जमीन पर मस्जिद बना रही पार्टी को कोई राहत नहीं मिली। देहरादून से खबर, जहां सचिवालय में CM धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट ने विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की मंजूरी दी। मानसून सत्र के लिए जगह और तारीख को CM पुष्कर सिंह धामी तय करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी है और विशेष शिक्षा टीचरों के 135 पदों पर भर्ती होगी। बीजेपी आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और CM धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 25 जून 1975 लोकतंत्र पर काला धब्बा है। आज ही के दिन 1975 में सत्ता की भूख में कांग्रेस ने लोकतंत्र को चलते हुए पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी थी, प्रेस की आज़ादी पर ताले जड़ दिए थे, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बलपूर्वक समाप्त कर दिया गया था।
और नैनीताल पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य में सुधार है और फिलहाल अब वो ठीक बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम के बाद जरूर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, लेकिन अब ठीक है, आगे के कार्यक्रम उनके जारी रहेंगे। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिनों के नैनीताल दौरे पर पहुंचे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति को नैनीताल के राजभवन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके सभी चेकअप किए और अब निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल अब उनकी तबीयत ठीक है। ये माननीय धनखड़ जी हमारे स्वर्ण जयंती समारोह नैनीताल विश्वविद्यालय में आए थे और बहुत अच्छा उनका उद्बोधन रहा हुआ। बीच में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं भी उनको देखने गया था, सारे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ गई थी और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि जो उनके कार्यक्रम है वो सब यथावत रहेगा। उत्तराखंड की सियासत में परिवारवाद कोई नई बात नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जहां मैदानी इलाकों की विरासत अपने बेटे और बेटी को सौंप दी, वहीं पर पहाड़ की सियासत का झंडा आनंद रावत के हवाले करना चाह रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे आनंद को बर्थडे गिफ्ट में पहाड़ की सियासी विरासत देना चाह रहे हैं? रावत की इस पोस्ट ने सियासत को गरमाया। पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंडियत का झंडा आनंद से उठाने की अपील कर रहे हैं। हरीश रावत अल्मोड़ा के साथ ही हरिद्वार से भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पहाड़ और मैदान की इन दोनों सीटों पर उनका सियासी दखल भी है। 77 बसंत देख चुके रावत मैदान की सियासी विरासत को पहले ही अपने बड़े बेटे और बेटी में बांट चुके हैं, लेकिन पहाड़ी सियासत की विरासत अब वो आनंद रावत को देना चाह रहे हैं। हाँ, अब वो देखिए, उनके अपने सोच का तरीका है। उत्तराखंडियत और उसके विभिन्न पहलुओं को लेकर के मेरी सोच से थोड़ा सा कुछ मामलों में उनकी सोच इतर भी है, भिन्न भी है और अच्छी बात है। एक अच्छी बहस कभी कभी हमारे घर में भी होती है इस बात को लेकर के, और उससे मुझे और भी अपनी सोच को परिमार्जित करने का मौका मिलता है। आनंद में वो कैपेसिटी है कि उत्तराखंडियत के विषय में जो मेरी सोच है उसको आगे लेकर के जा सके। हरीश रावत की बेटी अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, जबकि बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार लोकसभा से 2024 का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके आनंद रावत अभी भी राजनीति में सेट नहीं हो पाए हैं। बीते कुछ महीनों से आनंद हरीश रावत की परछाई बने हुए हैं। अल्मोड़ा लोकसभा में हर राजनीतिक कार्यक्रम में वो अपने पिता के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि एक दौर में पिता पुत्र में मतभेद भी जग जाहिर हुए थे। देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और उसी आंतरिक लोकतंत्र के तहत मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं को कुछ सुझाव भी देता हूं, जो उत्तराखंडियत के संदर्भ में भी होते हैं और पार्टी संगठन के संदर्भ में भी होते हैं। तो उनको मनभेद या मतभेद के रूप में नहीं लेना चाहिए। वो आंतरिक लोकतंत्र है और युवा पीढ़ी और सीनियर पीढ़ी के बीच में जो है यही संवाद का तरीका होता है। तो उसी के तहत मैं भी सुझाव लगातार देता रहता हूँ। उसको मनभेद या मतभेद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हरीश रावत चुनावी राजनीति से खुद को अलग करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में उनकी कोशिश आनंद रावत को अल्मोड़ा लोकसभा में सेट करने की दिखाई दे रही है। लेकिन रावत की ये कोशिश उन विरोधियों को भी एक कर देगी जो कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चमोली के नारायणबगड़ का रहने वाला एक युवक का पिछले 15 साल से पंजाब में बंधुआ मजदूरी उससे करवाई जा रही थी। राजेश नामक युवक से पंजाब के फतेहपुर जिले में भैंसों के तबेले में काम करवाया जा रहा था और काम न करने पर राजेश के साथ मारपीट भी होती थी। चंडीगढ़ के रहने वाले सुभाष शर्मा इस मामले में युवक के लिए मददगार साबित हुए हैं और वो अपनी टीम के साथ उसी तबेले में पहुंचे और युवक को छुड़ाने की कोशिश में जुटे हैं। सुभाष शर्मा ने न्यूज़ 18 को बताया कि सामाजिक संस्था बाबा रतन देव की मदद से बंधुआ बनाए गए राजेश का पता चला। इसके बाद अब राजेश के घर वालों से संपर्क करके उन्हें पंजाब बुलाया गया। साथ ही चमोली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस से बात की है और युवक की मदद की जा रही है। बड़ी खबर। कोई मालिक को पूछो, मालिक मारेगा मेरे को? नहीं मारता। मारता है क्यों नहीं? अच्छा, मालिक मारता है? क्या मारता है? क्या मारता है?
पर मेरे को मारेगा, वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? अच्छा मारता है तेरे को जी, जब हाँ। काम नहीं करता? हाँ खाली पता नहीं। अच्छा नहीं, किससे मारता है? हाथों से मारता है, डंडे से मारता है? डंडे से मारते हैं बाप। अच्छा हाथों से मारता है। हाँ। तो आप सोते कहाँ पे हो? डंडे से मारते हैं। तो गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर चमोली के युवक का वीडियो देखा है। इसमें उसे 15 साल से बंधक बनाकर मजदूरी करवाई जा रही है। अनिल बलूनी के मुताबिक उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से इस मामले पर बात की और अनुरोध किया है कि राजेश को जल्द से जल्द उनके पैतृक गाँव पहुंचाया जाए। और बलूनी ने बताया कि पंजाब के राज्यपाल ने इस मामले पर उन्हें भरोसा दिया है कि जल्दी ही राजेश को उनके घर पहुंचाया जाएगा। बलूनी ने बताया कि इस मामले पर पंजाब के डीजीपी को भी निर्देश राज्यपाल ऑफिस की तरफ से दे दिए गए हैं। और अब खबर है नेताजी की प्रेम कहानी की। पति पत्नी और वो के इस ड्रामा स्क्रिप्ट में अब सियासत के बाद कानून की भी एंट्री होने जा रही है। नेताजी की कथित दूसरी शादी ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि यूसीसी के तहत कानूनी संकट को भी खड़ा कर दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड वो राज्य है जहां सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ। इसका क्रेडिट खुद बीजेपी लेती है, लेकिन अब उसी पार्टी का एक नेता इसके उल्लंघन के आरोपों में घिर चुका है। मामला है हरिद्वार के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित प्रेमिका उर्मिला सनावर का। 15 जून को राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उर्मिला को अपनी पत्नी घोषित किया और इसी ऐलान से शुरू हुए विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है, क्योंकि यूसीसी के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अपराध है। लिहाजा प्रशासन अब मामले में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। देखिए, इस प्रकरण में हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे उस क्रम में हम आगे कार्रवाई करेंगे। सारे फैक्ट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं और एक्ट का भी अध्ययन लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। राठौर की इस स्क्रिप्ट से असहज बीजेपी ने नेताजी का लिखित में जवाब तलब करने के बाद मामला पार्टी की अनुशासन समिति को रेफर कर दिया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब बात उन्हीं के लोगों के ऊपर आती है, यूसीसी का उल्लंघन अगर भाजपा के पूर्व विधायक ने करा है, तो आज सरकार की तरफ से, भाजपा के संगठन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश राठौर जी के खिलाफ भाजपा को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश राठौर जी के मामले को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। जिस प्रकार से लंबे समय के उनके बारे में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही थी, उस पर आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा नोटिस जारी किया गया और नोटिस पर उनका जो जवाब आया है उसको भी अनुशासन समिति को भेज दिया गया है। नेताजी की स्क्रिप्ट अब एडिट हो चुकी है। कहानी अब सिर्फ पति पत्नी और वो की नहीं रही, बल्कि ये कहानी अब बन गई है पार्टी, पॉलिटिक्स और कानून की। तो क्या यूसीसी का पहला टेस्ट उसी पार्टी के नेता पर होने जा रहा है जो इसे लागू करने का क्रेडिट लेती है? हरिद्वार से पुलकित के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैची धाम में टूरिस्ट के चलते ट्रैफिक जाम की दिक्कत बढ़ गई है, जिससे खास तौर पर अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में पर्यटन विभाग कैची धाम में कितने यात्री एक दिन में आ सकते हैं, इसको लेकर कैरिंग कैपेसिटी चेक करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग कैची धाम में रजिस्ट्रेशन का भी प्लान कर रहा है, ताकि यात्रियों की भीड़ न हो और ट्रैफिक जाम के हालात न बने। यात्रियों को कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर धाम और धाम के आसपास सीसीटीवी लगाने की प्लानिंग भी है, ताकि आने वाले यात्राओं पर भी नजर रखी जा सके। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून के सहसपुर में जमीन के विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आरोपी बुजुर्ग के 2 भतीजों पर कार्रवाई हुई है। श्रीनगर गढ़वाल के पास जुआलगढ़ में 2 कारों के आमने सामने टक्कर हो गई है। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, अन्य को मामूली चोटें आई हैं। पौड़ी के रिखड़ी खाल में घरेलू विवाद में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
रुड़की में पुलिस ने 2 बावरिया गिरोह के चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। पिथौरागढ़ में दौला वार्ड के लोग अराजक तत्वों से परेशान हैं। लोगों ने एसपी से मिलकर क्षेत्र में पुलिस की चौकसी बढ़ाने की मांग की है। नैनीताल पालिका में कर्मचारियों ने धरना दिया है और पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। पालिका पर एनपीएस की जमा धनराशि में गड़बड़ी का आरोप लगा है। बागेश्वर में अनरसा गांव के ग्रामीणों ने एक शख्स पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर रास्ते से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। लैंड्स डाउन इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहा है। कई मोहल्लों में 2 से 3 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। विकासनगर के कुंजा ग्रांड गांव में बारिश के बाद जंगल से आए पानी ने झोपड़ी को धराशायी कर दिया है। महिला ने भागकर अपनी जान बचाई है। हल्द्वानी में बारिश के बाद कई कॉलोनियों की सड़कों में पानी भर गया। इन सड़कों पर पानी की लाइन का काम चल रहा था, जिसे पूरा नहीं किया गया। केदारनाथ में अब हेलीकॉप्टर 15 सितंबर के बाद उड़ेंगे। हाल ही में हुए हादसों के बाद अब हेली सेवा के लिए नए नियम कायदे तैयार करने पर काम हो रहा है। हालांकि सेकंड फेज में यात्रियों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो सके, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गंगोत्री और केदारनाथ रूट पर 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए और 13 लोगों की मौत हुई, पर जांच रिपोर्ट का अभी भी इंतजार हो रहा है। अब 15 सितंबर से केदारनाथ में हेली सर्विस का दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होगा। केदारनाथ में खच्चरों की तरह हेलीकॉप्टर दौड़ाने वाली कंपनियां नियमों को ताक पर रख देती हैं। कई बार हेलीकॉप्टर उड़ने की तय ऊंचाई का ध्यान नहीं रखते, तो ज्यादातर बार हेलीकॉप्टर टेक ऑफ, लैंडिंग, पार्किंग में भी नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के नए सीईओ के मुताबिक सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हम लोग सेफ्टी को, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारे टूरिस्ट और उनकी सेफ्टी हमारा फर्स्ट रहेगा, तो अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स हैं या नॉर्म्स या रेगुलेशंस हमें फॉलो करवाने, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जो हेली कंपनीज हैं या ऑपरेटर्स हैं उसे प्रॉपर्ली फॉलो करें। केदारनाथ में यात्रियों को लेकर जाने और फिर उड़ने में हेलीकॉप्टर 1 मिनट का वक्त लगाते हैं। 15 जून को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद कोई हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। यात्रा के पहले फेज में 13,300 टिकट कैंसिल हुए। इसमें ऑपरेटर्स के लेवल पे 13,300 के आसपास का एक फिगर है टिकट कैंसिलेशन का। IRCTC के लेवल पे भी जो टिकट्स कैंसिल हुए होंगे वो उसका एक एडिशनल नंबर है। केदारनाथ में हेली कंपनियों की होड़ का नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ता है। बीते सालों में ये देखने को भी मिला है। ऐसे में देखना होगा कि यात्रा के सेकंड फेज के लिए नए नियम कंपनियों में कितनी सख्ती से लागू होते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।